दोस्तों मर्क्यूरी, जिसे एक वक्त तक साइंटिस्ट एक बहुत ही बोरिंग और डेड प्लैनेट समझते थे, उसका असली रूप तब सामने आया जब उस पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए। साइंटिस्ट को लगता था कि मर्क्यूरी बस एक पत्थर का टुकड़ा है जो बस सन की हीट में जल रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जब मर्क्यूरी को पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट ने करीब से देखा तो देखने से ऐसा लगा जैसे ये एक डेड प्लैनेट है। बट जैसे ही उस स्पेसक्राफ्ट ने मर्क्यूरी की रीडिंग्स भेजना शुरू की तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो अब तक एक डेड प्लैनेट समझ रहे थे वो एक जियोलॉजिकली एक्टिव प्लैनेट निकलता है और वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिन्हें सोच पाना भी मुश्किल था। मर्क्यूरी ने अपने अंदर काफ़ी राज छुपा रखे थे और इन्हीं राजों से हम पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज वाला प्लैनेट है और ये इतना क्लोज है कि इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम इसे अर्थ पर मौजूद टेलीस्कोप से देखें तो ये सन के पास बिल्कुल एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देता है, जिसे स्पॉट कर पाना भी कभी कभी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यानी मर्क्यूरी को अर्थ से स्पॉट तो किया जा सकता है, बट ना तो हम इसे सही से देख सकते हैं और ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें स्पेस टेलीस्कोप्स की, जैसे हबल और जेम्स वेब, तो ये तो मर्क्यूरी को देख ही नहीं पाते, बिकॉज इनके इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जिन्हें सन की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मर्क्यूरी को देखने के लिए हमने उस पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे और जब वो मर्क्यूरी पर गए तो उन्होंने हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने मर्क्यूरी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मर्क्यूरी के बारे में बहुत कुछ जाना था, लाइक मर्क्यूरी कैसे बना, ये कैसा प्लैनेट है और ये सबसे छोटा क्यों है। तो उस वीडियो में हमने मर्क्यूरी के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो बस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स की, यानी कैसे मर्क्यूरी पर स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा गया और उन्होंने मर्क्यूरी पर क्या कुछ देखा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और आते हैं पॉइंट की तरफ। दोस्तों मर्क्यूरी पर अब तक 2 स्पेसक्राफ्ट्स गए हैं, जिनमें से एक था मारिनर 10 और दूसरा था मैसेंजर। मारिनर 10 मर्क्यूरी पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। साल 1973 ये वो साल था जब साइंटिस्ट को लगने लगा कि अब उन्हें मर्क्यूरी पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स यानी मार्स और वीनस को स्टडी कर रहे थे और उन पर लगातार एक के बाद एक मिशंस भेज रहे थे। तो उस टाइम जो नासा की स्पेसक्राफ्ट सीरीज चल रही थी वो थी मारिनर सीरीज। वीनस पर मारिनर के ये वाले मिशंस गए थे और मार्स पर ये वाले, यानी मारिनर प्रोग्राम स्पेशली वीनस और मार्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। तो मार्स और वीनस के बारे में तो हमें अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था, तो अब बारी थी मर्क्यूरी की। दोस्तों जब साइंटिस्ट मारिनर प्रोग्राम का आखिरी मिशन यानी मारिनर 10 डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मर्क्यूरी पर भेज दिया जाए, क्योंकि मर्क्यूरी के बारे में साइंटिस्ट को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और वो अब इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो मारिनर 10 को वो मर्क्यूरी पर भेजना चाह रहे थे, बट मर्क्यूरी पर जाना इतना ईजी नहीं था। और वो कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज है, तो सन एक स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर कोई स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी पर जाएगा तो हो सकता है सन उसे अपनी तरफ खींच ले। इसके अलावा मर्क्यूरी पर जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा उसे हाईली हीट प्रूफ होना पड़ेगा, बिकॉज वो सीधा सन से एनकाउंटर कर रहा होगा, जिसकी डायरेक्ट हीट उसके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकती है। तो यही सब सोचकर साइंटिस्ट मारिनर 10 को डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए वो कुछ नया प्लान करते हैं। दोस्तों मारिनर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक का यूज़ किया था। अब ये ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, चलो पहले इसे क्लियर करते हैं। दोस्तों ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट की ग्रेविटी का सहारा लेकर दूसरे प्लैनेट पर जाता है। यानी जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट के पास पहुंचता है तो उसकी ग्रेविटी का यूज़ करके वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अपनी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है, जिससे एक तो उसे फ्री का एनर्जी बूस्ट मिल जाता है और दूसरा वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। तो जैसे ही मारिनर 10 ने अर्थ के ऑर्बिट को लीव किया तो पहले ये वीनस पर गया। इसने वीनस की ग्रेविटी का यूज़ करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे इसका मर्क्यूरी तक पहुंचने का सफ़र और आसान हो गया। साइंटिस्ट इस टेक्निक का पहली बार यूज़ कर रहे थे और उनकी ये टेक्निक बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। तो जैसे ही मारिनर 10 अर्थ के ऑर्बिट से निकलता है तो वो अर्थ की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ दिखाता है। उसके बाद वो वीनस पर पहुंचता है, उसके थिक क्लाउड्स की फ़ोटोज़ लेता है और ये कंफर्म करता है कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वीनस की सरफेस एक्सट्रीमली हॉट है। तो वीनस के पास से मारिनर 10 सिर्फ एक फ्लाईबाय करता है और उसके बाद वो अपने मेन टारगेट यानी मर्क्यूरी के पास पहुंचता है। दोस्तों जैसे ही मारिनर 10 मर्क्यूरी पर पहुंचता है तो वो मर्क्यूरी के गिर्द नहीं
बल्कि सन के गिर्द ऑर्बिट करने लगता है, क्योंकि अगर मारीना 10 मरकरी के गिर्द ऑर्बिट करता तो सन उसे अपनी तरफ खींच लेता। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मारीना 10 को मरकरी के नहीं बल्कि सन के अराउंड ऑर्बिट कराया और उसका ऑर्बिट मरकरी से डबल रखा। बिकॉज मरकरी का ऑर्बिट 88 डेज का होता है, बट मारीना 10 का ऑर्बिट उसका 2 गुना यानी 176 डेज का था। यानी जब मरकरी सन के 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा था तो मारीना 10 मरकरी के पास से एक बार फ्लाई बाय कर रहा था। मारीना 10 ने मरकरी के पास से टोटल 3 फ्लाई बायज किए और हर फ्लाई बाय में इसने न्यू डिस्कवरीज की। तो इन सभी फ्लाई बायज में मारीना 10 ने क्या क्या नोटिस किया, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही मारीना 10 मरकरी के पास पहुंचता है तो ये मरकरी के पास से अपना पहला फ्लाई बाय करके सन के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। अपने पहले फ्लाई बाय में ये मरकरी के बहुत से सीक्रेट्स रिवील करता है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। तो जैसे ही ये वीनस के ऑर्बिट से निकलकर मरकरी के पास आता है तो ये मरकरी की आगे वाली साइड यानी जो साइड सन की तरफ है वहां से फ्लाई बाय करता है। साइंटिस्ट मरकरी को पहली बार देख रहे थे और वो ये देखकर हैरान थे कि मरकरी बिल्कुल हमारे मून जैसा दिखता है। मून की तरह मरकरी पर भी बहुत सारे इम्पैक्ट क्रेटर्स यानी बहुत सारे गड्ढे हैं जो कि बताते हैं कि मरकरी का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा था। मरकरी पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिसका जिक्र हमने मरकरी के पार्ट 1 में भी किया था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अपने फर्स्ट फ्लाई बाय में मारीना 10 मरकरी की 45% सरफेस को मैप करता है और बताता है कि मरकरी के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जी हाँ, वही मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के पास है, जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल ये आता है कि मरकरी के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, क्योंकि अर्थ के कोर में तो बहुत सारा पिघला हुआ लोहा है जो कि अर्थ के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो क्या मरकरी के कोर में भी मोल्टन आयरन है? तो इसका जवाब है शायद हाँ। साइंटिस्ट को लगता है कि मरकरी का कोर अभी भी एक्टिव हो सकता है, जिसका कुछ पार्ट अभी भी मोल्टन है। बिकॉज मरकरी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन वो बहुत ही वीक है। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% है, जिसका मतलब है कि मरकरी का कोर अगर मोल्टन हुआ भी तो बहुत कम मोल्टन होगा। तो मारीना 10 ने अपने फर्स्ट फ्लाई बाय में मरकरी के क्रेटर्स देखे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की, 45% सरफेस को मैप किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये सब मारीना 10 ने अपने फर्स्ट फ्लाई बाय में किया और फिर उसने किया अपना सेकंड फ्लाई बाय। दोस्तों, अपना फर्स्ट फ्लाई बाय तो मारीना 10 ने मरकरी की आगे वाली साइड से किया था, लेकिन वो अपना सेकंड फ्लाई बाय मरकरी की पीछे वाली साइड से करता है। तो जैसे ही ये मरकरी के पास पहुंचता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो अब तक डेड और ओवरहीटेड प्लैनेट समझ रहे थे वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म किया जाता है। उसके बाद मारीना 10 मरकरी की कुछ नई चीज़ें देखता है, जैसे वो मरकरी के कुछ नए क्रेटर्स देखता है और वहाँ एक एटमॉस्फेयर डिटेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, पहले फ्लाई बाय में मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं मिला था, लेकिन अपने सेकंड फ्लाई बाय में मारीना 10 डिटेक्ट करता है कि मरकरी के पास एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है जिसे कहा जाता है एक्सोस्फेयर। ये एक्सोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स पतला है, जो गैसेस को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता। तो मारीना 10 एक एक्सोस्फेयर डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये मरकरी की ग्रेविटी मैपिंग करता है, यानी ये मरकरी की ग्रेविटी को मेजर करता है और हमें ये बताता है कि मरकरी का मास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अब कंसनट्रेटेड का क्या मतलब? दोस्तों, इसका मतलब है कि मरकरी का मास बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज़्यादा है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मरकरी का कोर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि काफ़ी हैवी मेटल से बना है। अब मरकरी के पास इतना बड़ा कोर कहाँ से आया, ये हम आगे चलकर जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके थर्ड फ्लाई बाय की। दोस्तों, मारीना 10 अपना थर्ड और आखिरी फ्लाई बाय फिर से मरकरी की आगे वाली साइड से करता है और इस बार ये मरकरी से सिर्फ 327 किलोमीटर दूर होता है, यानी ये मरकरी की सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच थी। तो जैसे ही ये मरकरी के पास पहुंचता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% है, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 100 टाइम्स वीक है। तो मारीना 10 मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करता है। उसके बाद ये मरकरी के कोर का साइज डिटेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मारीना 10 ये कंफर्म करता है कि मरकरी का कोर उसके टोटल मास का 85% है, जो कि एक अजीब सी बात है। भला एक प्लैनेट का कोर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इस पर वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे पॉपुलर है वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मरकरी बिल्कुल यंग था तो एक बड़ा सा प्रोटोप्लैनेट आकर मरकरी से टकराया था, जिससे मरकरी की आधी से ज़्यादा सरफेस स्पेस में चली गई थी। यही वजह है कि मरकरी की सरफेस बहुत कम बच गई थी और उसका कोर उसकी बची हुई सरफेस का 85% बन गया। वेल, इस स्टोरी के बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा
तो उसे मैं वीडियो की एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। बाकी आप चाहो तो मेरी मर्क्यूरी वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और मर्क्यूरी पर जितनी भी वीडियोस न्यू आएंगी मैं उन्हें उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मारीनर 10 ने मर्क्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड और उसके कोर का साइज तो पता लगा लिया था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये मर्क्यूरी का सबसे क्लोजेस्ट फ्लाईबाय था, तो मारीनर 10 ने मर्क्यूरी की सरफेस की कुछ डिटेल्ड इमेजेस भी ली थी। इन इमेजेस में मारीनर 10 ने मर्क्यूरी पर काफ़ी सारे क्लिफ्स यानी चट्टानें देखी और ये डिटेक्ट किया कि मर्क्यूरी श्रिंक हो रहा है, यानी ये अपने साइज को कंटिन्यूसली छोटा कर रहा है। अब मर्क्यूरी ऐसा क्यों कर रहा है, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों, जब एक प्लैनेट का कोर ठंडा हो रहा होता है तो प्लैनेट अपने साइज को श्रिंक करने लगता है, जिससे उस प्लैनेट पर बहुत सारी चट्टानें बनने लगती हैं। तो मर्क्यूरी की चट्टानें इस बात का सबूत हैं कि मर्क्यूरी अंदर से जियोलॉजिकली एक्टिव है, जो काफ़ी लंबे टाइम से कूल हो रहा है। तो दोस्तों, ये था मारीनर 10 का थर्ड और आखिरी फ्लाईबाय, और इसके बाद मारीनर 10 का मिशन एंड हो गया। तो अपना मिशन एंड करने के बाद मारीनर 10 के साथ क्या हुआ, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मारीनर 10 सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था, तो वो आज भी वहीं पर ही है। अपने थर्ड और आखिरी फ्लाईबाय के बाद मारीनर 10 का फ्यूल ख़त्म हो गया था, जिसके चलते उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। साइंटिस्ट तो चाहते थे कि ये एक और फ्लाईबाय कर ले, लेकिन ये सब पॉसिबल ना हो सका। उन्हें मारीनर 10 के इंस्ट्रूमेंट्स को परमानेंटली ऑफ करना पड़ा और इस तरह ये मिशन एंड हुआ। भले ही मारीनर 10 के इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे, लेकिन वो आज भी एक डेड स्पेसक्राफ्ट बनकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। वो हमेशा ऐसे ही रहेगा और ना जाने कब तक। दोस्तों, 24 मार्च 1975 को मारीनर 10 ने अपना मिशन एंड किया और मारीनर 10 के बाद पूरे 37 साल तक मर्क्यूरी पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। मारीनर 10 मर्क्यूरी पर 1973 में पहुंचा था और ठीक 37 साल के बाद यानी 2011 में मर्क्यूरी पर एक और स्पेसक्राफ्ट जाता है, जिसका नाम था मैसेंजर। अब मैसेंजर की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम मर्क्यूरी के पार्ट 3 में जानेंगे। उसमें हम जानेंगे कि क्यों नासा ने पूरे 37 साल तक मर्क्यूरी पर कोई भी मिशन नहीं भेजा, और जब मैसेंजर मर्क्यूरी पर पहुंचा तो उसने मर्क्यूरी पर क्या देखा। तो अगर पार्ट 3 आ चुका है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर वो अभी तक नहीं आया तो स्क्रीन पर आपको कुछ रैंडम वीडियोस दिख रही होंगी। इनमें से आपको जो पसंद आए उस पर क्लिक कर लो, और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करते जाओ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।